दो खास मेहमान विनय गोयल बीजेपी प्रवक्ता और अंशुल श्रीकुंज कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले विनय गोयल जी, मैं आपके पास आना चाहूं। एक तरफ आपकी सरकार में 4 साल के जो काम किए गए हैं, आप कह रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि कुछ काम ही नहीं हुआ 4 साल में, सिर्फ सीएम बदले गए। क्या लग रहा है आपको, जनता दोबारा चुनेगी आपको? और क्यों चुने जनता, इसका भी जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस बुरी तरह से भ्रम की शिकार है और कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो केवल और केवल नकारात्मक बातें करके जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। जबकि हमारा पूरा जो काम करने का तरीका है वो सकारात्मक है। हम विकास कर रहे हैं और कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है क्योंकि उसे हमारे कामों में खामियां निकालनी है। लेकिन मैं बार बार मैंने आपके चैनल पे ही अनेकों बार में आकर सवाल किया है, आज दोबारा मैं अपना सवाल अपने अंशुल जी से दोहराना चाहता हूं कि अगर आप तुलना करना चाहते हैं तो मुझे अपने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल का उत्तराखंड के लिए किया हुआ कोई एक काम बता दीजिए। उनके हरिद्वार का सांसद रहते हुए हरिद्वार के लिए किया गया कोई एक काम बता दीजिए। उनका देश के जल संसाधन मंत्री रहते हुए देश के लिए या फिर उत्तराखंड के लिए किया हुआ कोई एक काम बता दीजिए, तो मैं समझूंगा कि आप सकारात्मक राजनीति करते हैं। लेकिन केवल नकारात्मक राजनीति करना और उसके सहारे अपनी नैया पार करने का प्रयास करना, मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर नकारात्मक राजनीति कर रही है जी, कांग्रेस अगर नकारात्मक राजनीति कर रही है तो आपने अगर विकास के काम किए तो जनता के बीच ले जाइए, किसने रोका है? बिल्कुल, मैं ये तो बता रहा हूँ कि हमने लगातार सकारात्मक राजनीति की है, विकास की गंगा बहाई है और जिस प्रकार से हमने हर क्षेत्र में, चाहे वो नए मेडिकल कॉलेज खोलने का मामला हो, चाहे नई सड़कें बनाने का मामला हो, नए हॉस्पिटल बनाने का मामला हो, अस्पतालों में डॉक्टर भर्ती करने का मामला हो, हर क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं। और जब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ पूजा जी कि जब हम ऑल वेदर रोड की बात करते थे तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को तो समझ में नहीं आता था कि ऑल वेदर रोड होती क्या है और ये मजाक बनाते थे ऑल वेदर रोड क्या चीज होती है। और आज जब ऑल वेदर रोड बनकर उसका रूप सामने आने लगा है तो लोग पूरी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। वो कहते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि जैसे हम हिंदुस्तान में नहीं किसी विदेश की संख्या पर चल रहे हैं। जब हमने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात की थी तो तब भी लोगों ने मजाक बनाई थी, सबका तक कैसे बनेगी, क्या होगा। लेकिन आज जब तीव्र गति से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चल रहा है, स्टेशन तैयार होने शुरू हो गए हैं, ऋषिकेश में स्टेशन भी तैयार हो गया है और आगे के जो रेलवे स्टेशन तैयार हो रहे हैं और जिस प्रकार से 27 सुरंग और पुल इसमें बनने हैं और एक सुरंग तो इसमें 15 किलोमीटर लंबी बननी है, उसके लिए काम चल रहा है। सारे काम प्रगति पर है तो विकास अपनी जगह दिखाई देता है। और मैं बताना चाहता हूँ, मुझे गर्व होता है ये बात कहते हुए कि आज हमारी सरकार को जब 4 साल हो गए हैं तो उत्तराखंड के 13 जिलों में एक भी जिला ऐसा नहीं है, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ पे जिला अस्पतालों में आईसीयू नहीं है। लेकिन जब इनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमें सरकार सौंप कर गए थे उस समय सारे जिलों में आईसीयू तक भी नहीं थे। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी, ठीक है जवाब ले लेते हैं। अंशुल श्रीकुंज जी बताइए, विकास की गंगा बहा दी है उन्होंने, अस्पतालों में जो जितने भी जिलों में अस्पताल थे वहां पर आईसीयू लगा दिए, सड़कें बनवा दी, तमाम काम तो कर दिए, फिर नकारात्मक राजनीति क्यों कर रहे हैं आप, जैसा कि कह रहे हैं विनय जी? पूजा जी देखिए, विनय जी हमारे पुराने मित्र हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। अंशुल जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, आपको आ रही है आवाज? जी हाँ, मुझे अंशुल जी की आवाज थोड़ा कम आ रही है, अगर ठीक से सुन पाऊँ तो अच्छा रहेगा। नहीं विनय जी, असल में आपकी सरकार की यही दिक्कत है, आपको हमारी आवाज भी कम आती है और जनता की आवाज भी कम आती है। नहीं, यहाँ पर आवाज पूरी आएगी। देखिए विनय जी, यहाँ पर पूरी आवाज आएगी, आपको भी पूरी आवाज आएगी और अंशुल जी को भी पूरी आवाज आएगी। विनय जी ने बहुत सरकार के कामों का बखान किया
और ये बताया कि उनकी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में ये किया, इतनी योजनाएं लाए। मैं तो एक छोटा सा सवाल विनय जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी सरकार ने इतना ही अच्छा काम किया है, इतनी योजनाएं वो लेकर आई थी, तो आखिर वो क्या कारण थे कि जिनके नेतृत्व में वो सरकार चल रही थी, 4 वर्ष बाद आपको उसी को बदलना पड़ गया? तो जिस वक्त आपको जनता के बीच में जाकर अपनी सरकार की उपलब्धियां बतानी थी, आपको सरकार का चेहरा बदलना पड़ रहा है। इससे ही साफ है कि जनता में आपके सरकार के प्रति कितना आक्रोश है, और ये आप भली भांति जानते हैं, इसलिए आपको चेहरा बदलना पड़ रहा है। आपको आवाज आ रही है पूजा जी? हाँ जी। लेकिन अंशुल जी, जिला अस्पताल में जितने भी जिले हैं, वहाँ पर जो अस्पताल बने हैं, कह रहे हैं कि हमने सारे अस्पतालों में आईसीयू लगवा दिया है। हरीश रावत जी ने हमें एक ऐसा उत्तराखंड दिया था, उसके बाद हमने क्या कुछ काम किए हैं वो हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, तब उसके बाद क्यों नकारात्मक राजनीति क्यों जा रही है? देखिए, हरीश रावत जी की सरकार जिन सोशल पेंशन स्कीम्स को लेकर इस राज्य को गई थी, इस सरकार ने आते ही तो वो सारी योजनाएं लगभग आधी कर दी। ये अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बनाए। मैं चुनौती देता हूं उनको कि अपने 4 साल के कार्यकाल में वो एक मेडिकल कॉलेज ऐसा बता दें। और अभी जिस तरह की वो बात कर रहे थे, ऐसा पिछले दिनों खासकर जब ये कोविड का समय था, तो हरिद्वार में भी एक दावा किया गया कि एक बड़ा मेडिकल कॉलेज बनेगा। नगर निगम से उसकी जमीन ले ली गई, लेकिन सच्चाई ये है पूजा जी, आप जमीन के लेने के बाद उसकी झाड़ियां तक भी ये सरकार नहीं काट पाई। तो सच्चाई ये है कि ये जुमलों की सरकार है, कागजी सरकार है, आंकड़ों की सरकार है, लेकिन धरातल पर इनके काम दिखाई नहीं देते हैं। ये सच्चाई है, और इसीलिए इसको अपनी सरकार का चेहरा बदलना पड़ा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यदि ऐसा नहीं है, इससे हमारे आरोपों में सच्चाई नहीं है, तो हमारे मित्र ही जवाब देंगे वो कौन से कारण थे, कौन सा इनपुट इनके पास था, या कौन सा लोकतांत्रिक संकट था, क्या लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है कि जिस सरकार को मैंडेट मिले उसको डिफंग बना के उसके चेहरे को जवाब दीजिएगा। जुमलों की सरकार है। देखिए, मुझे लगता है अंशुल जी का काम है, वो अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए आए हैं। हमारे ऊपर अटैक करना उनका काम है, तो निश्चित रूप से वो एक बात कहेंगे, लेकिन उनकी आत्मा आप भी तो उनकी पार्टी पर अटैक कर रहे हैं। नहीं, हाँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने सवाल ये किया था कि अगर उन्हें माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल का कोई एक काम याद पड़ता हो जो उन्होंने एज मुख्यमंत्री, एज हरिद्वार के सांसद या अपने देश के जल संसाधन मंत्री के रूप में किया हो, तो कोई एक बताए, लेकिन वो बता नहीं पाए। उन्होंने विषय को भटकाने का प्रयास किया। मैं आपको बताता हूँ मेरी सरकार ने क्या किया है। हमारी सरकार ने इन 4 सालों में किया है कि उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति, उसमें मैं भी हूँ और अंशुल जी भी है, उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति उसका 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था अस्पतालों में की है। और पहले ये व्यवस्था केवल उत्तराखंड के अस्पतालों तक सीमित थी, लेकिन अब हमारी सरकार ने ये व्यवस्था देश के 22,000 हॉस्पिटल जो आयुष्मान में कवर्ड है, उन 22,000 के 22,000 हॉस्पिटल में हर उत्तराखंडी का 5 लाख रुपए तक का हॉस्पिटलाइजेशन होने पर निःशुल्क इलाज हो सकता है। अगर इन्हें छोटा काम लगता हो तो कोई बात नहीं, हमने छोटे काम किए हैं। हमारे देश की आजादी के बाद उत्तराखंड के सभी गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी जब तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन जैसे ही मोदी जी की सरकार आई देश में और हमारे प्रदेश में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो हमने ये बीड़ा उठाया कि उत्तराखंड का एक भी गांव बिजली से विहीन नहीं रहेगा। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चुनौती देकर कह सकता हूँ कि हमारे उत्तराखंड का एक भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ बिजली नहीं है। और याद कीजिए अंशुल जी, जब कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो बिजली कब आती थी, लेकिन अब याद करना पड़ता है कि बिजली नहीं कब थी। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन नहीं हुआ करते थे। प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत गरीबों के घरों में ढूंढ कर बिजली के कनेक्शन लगवाए और 1,65,000 से अधिक लोगों के घरों में निःशुल्क बिजली के कनेक्शन लगाए गए। अगर मैं कोई बात इसमें गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे चुनौती दीजिए, मैं आपको रिकॉर्ड देता हूँ सारा।
इसी प्रकार से लगातार हमने जैसे उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पलायन को रोकने के लिए क्या किया गया आपकी तरफ से? पलायन को रोकने के लिए बहुत सारे काम किए गए और क्या पलायन रुक गया? क्या पलायन रुक गया? नहीं, देखिए, पलायन का सवाल थोड़ा सा बहुत पेचीदा सवाल है। इतनी छोटी से समय में इतने आसानी से उस पर डिबेट नहीं की जा सकती। 4 साल कम जगह, कम समय है। जो भी पलायन करता है वो अपने विकास के लिए पलायन करता है, और मुझे लगता है कि विकास के लिए दो बड़ी वजह मैं आपको बता देती हूँ पलायन की। पहला रोजगार, दूसरा पानी। पानी के लिए आपने क्या किया, रोजगार के लिए आपने क्या किया? आप कह रहे हैं रोजगार दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पानी के लिए हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे प्रदेश में हर घर में नल और नल में जल के लिए काम किया है, और हमारी सरकार ने ये भी तय किया है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को केवल 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देंगे। और उत्तराखंड ही ऐसा प्रदेश है सारे भारत में जहाँ केवल 1 रुपए में कनेक्शन देंगे। अभी कनेक्शन दिया नहीं गया है विनय जी, और 100 रुपए में शहरी क्षेत्रों में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। और सब लेकिन विनय जी, लेकिन कनेक्शन अभी तक दिया नहीं गया है। आपने कहा है कि हर घर जल, हर घर नल, लेकिन उस नल में पानी कब आएगा? कब वो 1 रुपए का जो आप कनेक्शन की बात कर रहे हैं वो कब होगा? 4 साल तो बीत गए, 1 साल का समय आपके पास बचा है। पूजा जी, ये और उसमें भी एक मिनट विनय जी, उसमें भी क्या पता कि एक बार फिर से फैसले बदल दिया। जितनी तेजी के साथ विकास नहीं हो रहा, उतनी तेजी के साथ त्रिवेंद्र सरकार में जो फैसले लिए गए वो तीरथ सरकार में बदले जा रहे हैं। नहीं, ये कहना गलत है कि उनके कोई फैसले बदले जा रहे हैं। मैंने सारे फैसलों की बात नहीं की, मैंने कहा तेजी के साथ फैसले बदले जा रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर जनता की मांग पर लोकतंत्र में कोई भी सरकार अगर इस अहंकार में रहेगी कि हमने जो किया है वो सही है, और जनता अगर हम कोई अच्छा फैसला करते हैं और अगर जनता उसमें बदलाव चाहती है, तो लोकतंत्र में असली मालिक जनता है। जनता की मांग सर्वोपरि है। ठीक है, अनिल जी आपके पास लौटेंगे। अंशुल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अंशुल जी, क्या लग रहा है आपको, हर घर जल हर घर नल की जो बात कही गई बीजेपी की तरफ से, वो आपको कहीं भी दिखाई दे रही है किसी एक जिले में? नहीं, देखिए पूजा जी, आपने ध्यान दिया होगा, भारतीय जनता पार्टी जितनी योजनाएं लाती है उसके साथ एक तारीख भी लाती है। जी, आ रही हूँ जी। वो हर की, जैसे उन्होंने एक नारा दिया कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। ये 2017 का नारा था, और उसके लिए कहा गया कि 2022 में दुगनी करेंगे। और 2022 आते आते किसानी के ऊपर कितना बड़ा कुठाराघात इस सरकार ने किया, ये पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा। हमारे बहुत ही सम्मानित मित्र अभी कह रहे थे कि पिछली सरकार में क्या कुछ हुआ, और इस सरकार के बारे में वो चर्चा कर रहे थे। मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब हरीश रावत जी सांसद थे और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, 2010 का हरिद्वार में कुंभ हुआ, हरीश रावत जी अपनी सरकार से 500 करोड़ रुपए उस कुंभ के लिए लाए। मुझे आज ये बता दें कि 2021 के कुंभ के लिए इनकी सरकारों ने कितना योगदान किया, कितना पैसा मुक्त किया। जो सरकार धार्मिक आस्थाओं का केंद्र कुंभ को भी आयोजित न करा पाए, पूज्य संतों का और गंगा भक्तों का सम्मान न कर पाए, जो आगंतुक संत हैं जिनको लोग अपने घरों में आश्रय देते हैं, घरों में भोजन कराते हैं, उनका सम्मान करते हैं, यदि वो इस देवभूमि में आ रहे हैं तो उनको टेंट मांगने पड़ रहे हैं सरकार से, उनके रहने की, उनके खाने की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पा रही है, तो ऐसी सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर इतने अच्छे काम हो रहे थे और सरकार की बहुत वाहवाही हो रही थी, जो चेहरे थे सरकार के उसको क्यों बदलना पड़ा? ऐसे वो क्या कारण है कि उस सरकार के किए हुए निर्णयों को? बिल्कुल विनय जी, देखिए, जब से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है तब से ये सवाल बरकरार है कि अगर इतनी ही तेजी के साथ विकास के काम किए जा रहे थे तो फिर नेतृत्व परिवर्तन की क्या जरूरत पड़ गई, और इतनी ऐसी क्या नौबत आ गई कि महज जब 8-9 दिन रह गए, 4 साल के जो तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उनको भी पूरा नहीं करने दिया। कम से कम उपलब्धियां ही गिना लेते 4 साल के, उसके बाद बदल लेते। पूजा जी, ये हमारी पार्टी का
इंटरनल मैटर है और हमने अपनी रणनीति के तहत परिवर्तन किया है। आपका इंटरनल मैटर हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड की जनता के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने जब बीजेपी को वोट दिया था तो उसे ये नहीं पता था कि 4 साल में नेतृत्व परिवर्तन होगा या 1 साल में होगा। उसे तो ये पता था कि बीजेपी को हमने वोट दिया है, बीजेपी हमारे लिए काम करेगी। लेकिन जैसा कि बार बार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि विकास के काम नहीं किए, यही वजह है कि बजट पास होने के बाद भी नेतृत्व परिवर्तन किया गया। ये इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे क्योंकि बजट पास हो चुका है। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जनता को इस बात से सरोकार है कि उनके काम हो, उनको जन सेवा मिले। और मुख्यमंत्री भाजपा के, ये पहले भी भाजपा के मुख्यमंत्री थे, आज भी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि त्रिवेंद्र से तीरथ भी तो बदले, ये भी तो देखिए विनय जी। एक राज्य में एक मुखिया अगर 5 साल राज करता है तो उत्तराखंड की जनता भी यही चाह रही थी कम से कम इतिहास को बदला जाए। जब 4 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काम किया तो सबको लगा कि अब इतिहास बदल जाएगा, लेकिन आपने नेतृत्व परिवर्तन करके फिर से दोहरा कार्ड खेल दिया। नहीं, ये तो देखिए, मैंने कहा ना, हमारी पार्टी की रणनीति का हिस्सा हमने अपने पास अपनी रणनीति के खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए विनय जी। नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय 2016 में कांग्रेस के विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही थी और कांग्रेस के 10-12 विधायकों ने वोट किया था और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, तो उस समय भी ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे। और उस समय भी हमारे ऊपर क्या होगा कि इतने लोग तो भारतीय जनता पार्टी में पहले ही है, ये लोग और आ गए, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन हमारे केंद्रीय नेतृत्व की जो दूरदर्शिता है उसका परिणाम देश और प्रदेश की जनता ने देखा और हमने 57 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ बहुमत दिया। और ये जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय दिया है, आने वाले समय में अब की बार 60 पार का जो हमारा नारा है उसे हम सफल करके दिखाएंगे। इसे प्रश्न उठाते रहे, लेकिन हमने जनता की सेवा करनी है। कायम रखने के लिए सत्ता में बरकरार रहना जरूरी है विनय जी। अंशुल जी कहने थे कि हम केवल बातें करते हैं, लेकिन अगर इन्हें लगता है सौभाग्य योजना के माध्यम से लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन नहीं लगे, अगर उज्ज्वला योजना के माध्यम से लोगों के घर में रसोई गैस के कनेक्शन, रसोई गैस तो दे दिए आपने। एक मिनट विनय जी, आपने गैस का कनेक्शन तो दे दिया, लेकिन महंगाई इतनी कर दी, गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ा दिए। एक आम इंसान जो रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, वो गैस सिलेंडर भरवा पाएगा, गैस रख पाएगा? कनेक्शन तो दे दिया, क्या सिर्फ कहने के लिए कनेक्शन दिया था कि हम महंगाई बढ़ा देंगे जी, आज ले जाइए सिलेंडर, कल मत ले जाइएगा? नहीं, मेरा कहना ये है, देखिए वो तो आप अगर प्रश्न में से प्रश्न निकलते जाएंगे और दुनिया भर के प्रश्न करना तो मेरा अधिकार है विनय जी। और नहीं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हर प्रश्न में अगर हम पूरा प्रश्न निकालते चले जाएंगे तो विषय बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड की विषय तो है ना, बात तो उत्तराखंड की जनता की है। महंगाई से उत्तराखंड की जनता क्या त्रस्त नहीं है, ये बताइए। गृहिणियां सिलेंडर, खाली सिलेंडर लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? पूजा जी सुनिए तो सही, मेरा कहना ये है कि अगर हमने लगातार 5-6 महीने तक पूरे प्रदेश की जनता में से अधिकांश जनता को 6 महीने तक राशन फ्री दिया, अगर 6 महीने तक गैस के सिलेंडर फ्री दिए तो उसकी भी कोई चर्चा नहीं। राशन फ्री पे, एक मिनट विनय जी, राशन फ्री पे क्या मुख्यमंत्री का बयान आया है पता है ना आपको? राशन फ्री देने पर क्या मुख्यमंत्री ने बयान दिया है? कितनी किरकिरी हो रही है आपकी सरकार की, ये भी आप पता है? मुझे मैं ये तो कह रहा हूँ कि आपको अगर हर विषय में केवल नकारात्मक पक्ष ढूंढना है तो आप स्वतंत्र ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम जो नकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है विनय जी? ये तो मुख्यमंत्री का साफ बयान आया है। नहीं, अगर आप उसमें हर विषय में आलोचना भी ढूंढनी है और कहीं भी अगर हमने इतनी बड़ी संख्या में देश में 80 करोड़ लोगों को 6 महीने तक निःशुल्क बिल्कुल उनके घर में राशन पहुंचाया है, उनके घर में रसोई गैस का कनेक्शन, मतलब पहले राशन पहुंचाया और अब महंगाई बढ़ा दी। ठीक है विनय जी, लौटेंगे आपके पास। अंशुल जी, ठीक है विनय जी आपके पास आऊंगी मैं। अंशुल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अंशुल जी, पहले राशन बांट दिया, उसके बाद महंगाई बढ़ा दी, क्या जनता को जो राशन बांटा गया है उसी से वसूला जाएगा? हम तो
भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो साथी हैं उनकी पार्टी चुनावों में गैस और गैस के दाम को लेकर ही चुनाव में चली जाए। हमारा काम तो उसी से आसान ही जाए। जिस प्रकार के दावे ये सब किए जा रहे हैं इसकी सच्चाई अब खुल चुकी है। अब ये चीजें जनता के बीच नहीं चलने वाली हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। और यदि आप सच पूछें तो चेहरा बदलने के पीछे के कारणों में कहीं ना कहीं ये सब बातें हैं। ये वो तो कह रहे हैं इंटरनल मामला है, उसकी अब पोल खुल चुकी है। लोगों का इस पर अब कोई एतबार नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। लोग ये समझ चुके हैं, इनकी सच्चाई जान चुके हैं। इसीलिए चीजों को भटकाने के लिए नए नए तरह के बयान दिए जाते हैं। कभी जनसंख्या पर दिया जाता है, कभी आबादी पर, कभी जीन्स पर, कभी और किसी विषयों पर। ये सब इनकी एक टैक्टिक है लोगों को भ्रमित करने के लिए, उनको भटकाने के लिए। लेकिन इस प्रदेश की जनता प्रबुद्ध है, समझदार है, बुद्धिमान है। वो इन चीजों को समझती है, अपने अच्छे बुरे को समझती है। आज वो तुलना करती है कि जब हरीश रावत जी बीजेपी तो अपने विकास के कार्यों को लेकर, जैसा कि अभी विनय जी ने भी गिना दिया क्या क्या काम किए गए, वो लेकर जा रही है जनता के बीच। आप कौन कौन से मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? नहीं, हमारी जिन मुद्दों को हम लेके जा रहे हैं वो तो जनता उठा रही है। हमारी जब सरकार थी तो इस प्रदेश की कन्याएं हों, महिलाएं हों, युवा हों, उनके लिए कितने प्रकार के नई नई पेंशन स्कीम्स लागू की गई। कन्याधन, गौरा देवी योजनाओं में कितना पैसा मिलता था, आज क्या स्थिति है, किस तरह बजट काटे जा रहे हैं। ये सब चीजें लोगों के सामने हैं। लोग त्रस्त हैं, महसूस कर रहे हैं। और उन्हीं चीजों पर इस प्रदेश का चुनाव होने वाला है। अब इन्होंने चाहे वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश करें, तो पिछले दिनों इन्होंने प्रदेश में करने की कोशिश की है, चाहे चेहरा बदल लें, लेकिन इनका जो चरित्र है वो बदलने वाला नहीं है। वो इस प्रदेश के लोग समझ चुके हैं। लेकिन अंशुल जी, अभी तक लड़ाई आप दोनों के बीच में थी, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई थी, लेकिन अब तीसरी पार्टी भी आ चुकी है, आम आदमी पार्टी। उसको कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप दोनों? से मेरा ये सवाल है। पहले अंशुल जी आप, उसके बाद विनय जी आपके पास। पूजा जी, लोकतंत्र में सभी को चुनाव में जनता के बीच जाने का अधिकार है। बिल्कुल। और ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है। यदि कोई दल आता है तो लोग तय करेंगे। लेकिन आप चुनौती कितना मानते हैं? नहीं, हम अपना प्रयास करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपने मुद्दे लोगों के सामने रखते हैं। दूसरे दलों का काम वो लोग करेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम मुख्य विपक्षी दल रहे हैं इस प्रदेश में, सत्ता को भी हमने चलाया है। इस प्रदेश का भला हो, यहाँ के लोगों का भला हो, उनकी आजीविका बढ़े, उनके जो कष्ट हैं उनको कम किया जाए। इस प्रयास में हम लगे रहते हैं। निश्चित रूप से एजेंडे के साथ हम लोगों के बीच जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमें भरपूर आशीर्वाद देंगे। ठीक है विनय जी, आखिरी कमेंट, आप कितना चुनौती मानते हैं? 10 सेकंड है आपके पास। नहीं, मुझे लगता है कि चुनौती तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए है। उन्हें अपना, आपके लिए चुनौती नहीं है? नहीं, इनको अपना विपक्षी दल का दर्जा ये बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये तरीके से बहुत बड़ी चुनौती है। और हमारे पास हमारे हर बूथ पर 15 प्रमुख तक की हमारी पूरी व्यवस्था पूरी है। और ये बार बार बात कर रहे थे, तो इनके तो अभी घर के छठे समाप्त नहीं है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री तो कहते हैं मैं जिस कार्यक्रम में जाता हूँ मुझे अपनी कुर्सी साथ लेके जाने पड़ता है। तो अभी पहले वहाँ तो छठे की बात कर रहे हैं, अपने घर के छठे की बात भी तो कुछ बताते कि उनके क्या है, उनके छठे निमट गए हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखने वाली बात यह होगी कि किसका पलड़ा भारी है और किसका नहीं। जनता 2022 के चुनाव में इसका जवाब दे देगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।